हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला और गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सटीक विश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि चंद्रमा से रिलेटेड है। अभी हाल ही में WMF के चीफ ने बोला है कि चंद्रमा पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उस पर ह्यूमन एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो देखते हैं क्या है न्यूज, उस पर चर्चा करते हैं और क्या क्या की पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा है खतरे में, WMF प्रमुख ने कहा चंद्रमा की गतिविधियों में तेजी के कारण खतरा बढ़ रहा है। ये रहा आपका मून, और इस मून पर ये जो मिशंस वगैरह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक है हमारा जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले जानेंगे कि न्यूज क्या है ना, न्यूज के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्यों चंद्रमा इतना प्रॉब्लम में है। फिर जानेंगे WMF क्या है, ये WMF क्या है, क्यों लिस्ट जारी करता है, इसका कार्य क्या है। फिर जानेंगे कि इसकी वॉच लिस्ट क्या है। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि वो उन साइट्स को निगरानी में रखता है कि जिन पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, उन पर अभी एक प्रेडिक्शन लगाता है, ध्यान देता है। फिर जानेंगे कि WMF की सूची में स्थल, और अब वो कौन कौन सी स्थल है जो शामिल हो चुके हैं, ये तो अभी इसको निगरानी रख रहा है इस पर वॉच लिस्ट के अंदर। इसमें क्या है कि अब देख चुका, उसको साइट में शामिल कर लिया, उस पर अब काम करना है क्योंकि उसमें अब समस्याएं हो चुकी हैं। फिर जानेंगे थोड़ा सा कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की दूरी कितनी है पृथ्वी से, पृथ्वी के लिए चंद्रमा का क्या रोल है, उस पर चर्चा करेंगे। और एट लास्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड एक MCQ बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज क्या है। तो अगर न्यूज की बात करें तो मून एडेड टू लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड कल्चरल साइट्स, माउंटेनिंग रिस्क amidst एक्सेलरेटिंग लूनार एक्टिविटीज सेज WMF चीफ। तो WMF के जो चीफ है उन्होंने बोला है कि मानव गतिविधि और रोबोटिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा चंद्रमा पर खतरा मंडरा रहा है। WMF यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने 25 एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट में चंद्रमा को शामिल किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि पृथ्वी से बाहर किसी साइट को शामिल किया गया है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कॉमर्शियल वैज्ञानिक एक्टिविटी है उसकी वजह से यहाँ पर चांद जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जा रहा है और कहीं ना कहीं उस पर एक खतरा मंडरा रहा है। तो ये हमारी न्यूज हो गई। अब चलिए हम जानते हैं चंद्रमा को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की 25 एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये आपका चांद है, ये देखिए आपके मिशंस हैं, है ना, रोबोट्स वगैरह आते रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रही है। चलिए अब जानते हैं पहले कि WMF क्या है, ये कौन सी संस्था है, ये कैसा काम करती है। तो WMF जो है एक प्रकार की निजी संस्था है, ये टोटली वेलफेयर के ऊपर काम करती है। इसका कार्य है जो भी आपके सांस्कृतिक साइट्स हैं और जो भी ऐतिहासिक साइट्स है उस पर संज्ञान लेती है, देखती हैं कि वो क्यों खतरे में है, उस पर किस तरीके का खतरा है, क्या वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है या वो टूरिस्ट की वजह से है, किस वजह से उस पर संज्ञान लेती है, उस पर चर्चा करती है और लोगों को अवेयर करती है, उनके दायित्व के बारे में बताती है कि आप ये करिए। यहाँ पर बहुत सारे देश फंडिंग भी करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से NGO का काम करती है, फ्री करती है, एथिकल वे में काम करती है, तो इसको फंडिंग की आवश्यकता होती है जो कि काफी देश और काफी इंस्टीट्यूट इसको फंडिंग करते हैं। तो चले जानते हैं WMF एक निजी, अंतरराष्ट्रीय, ये इंटरनेशनल है और गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि इसका अपना कोई बेनिफिट नहीं है, ये वेलफेयर पे काम करती है। इसका उद्देश्य क्या है, ऐतिहासिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए समर्पित है, ठीक है। तो क्या करती है, ये ऐतिहासिक और जो कल्चर साइट्स है उस पर वो संज्ञान लेती है, फील्ड वर्क, वकालत, अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से। तो कौन कौन सा इसका माध्यम है, फील्ड वर्क, वकालत, अनुदान और शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। तो हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष आप जरूर याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वन लाइनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका जो है कहां पर आपका हेडक्वार्टर है या स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। अगर दुनिया भर में इसकी उपस्थिति की बात करें तो इसके कार्यालय कई जगह पर स्थापित है और कई देश इसको सहयोग भी करते हैं, जैसे कंबोडिया, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, बहुत सारे देश हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, कंबोडिया, फ्रांस, पेरू, पुर्तगाल, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जो इसको हेल्प करते हैं इस काम के लिए। इसका कार्य क्या होता है, सहयोगी परियोजनाओं की पहचान करना, विकास और प्रबंधन करना। तो पहले क्या करता है, ये कोई भी परियोजना होता है उसको पहले अपने संज्ञान में लेता है,
फिर देखता है कि क्या ये नेचर या जो भी हमारी साइट्स हैं उसको उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये किसी भी योजना को पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट नहीं करता है, तो उस पर संज्ञान लेता है। फिर देखता है कि इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसको और किस तरीके से किया जा सकता है जैसे कि कोई समस्या भी ना क्रिएट हो और हमारा कार्य भी हो जाए। फिर उसका एक अच्छी सी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाता है और मैनेजमेंट करता है और आगे इसी तरह से कार्यरत रहता है। इसमें स्थानीय भागीदारी पर बातचीत करता है, लोगों से कहता है कि आप आपस में जुड़िए और मिलजुल कर ये काम को करिए कि सिर्फ वो उसी का दायित्व नहीं है, हम सबका दायित्व है कि अपनी प्रकृति को हम बचाएं और उस पर संज्ञान ले और देखें कि क्या हम कर सकते हैं। तो ये यूनिटी को काफी फोर्स करता है कि आप यूनिटी बनाइए और सब लोग इस पर काम करिए। और जो दाताओं द्वारा प्रदान किए गए धन है, क्योंकि ये एक एनजीओ टाइप की कंपनी है, निजी कंपनी है, तो यहाँ पर फंडिंग की जाती है। बहुत सारे देश जो कि वेलफेयर में अपना योगदान देना चाहते हैं और ये जानते हैं कि ये एक अच्छा कार्य है, यहाँ पर फंडिंग देते हैं। जैसे आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, तो एनजीओ क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा देती है कि जिस तरह से काम आसानी से किया जा सके। तो उसी तरह यहाँ पर भी काफी फंड्स आते हैं और जिसके द्वारा ये अपने उसी धन का यूज करके स्थानीय समर्थन को मिला करके स्थानीय समर्थन लेकर उस पर कार्य करती है और सारी चीजों को एक इंडिकेशन को देखती है कि क्या क्या समस्या है और उस पर कार्य करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो WMF ने अभी तक कई स्थलों पर काम कर लिया है, 91 देशों में ये काम कर चुकी है और 500 से अधिक साइट्स जो है इसने अपने अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें जो बहुत सारी साइट्स हैं वो यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को क्या करता है, जो बहुत ज्यादा फेमस होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, उन साइट्स को अपने लिस्ट में शामिल करती है, पर ये सिर्फ जो यूनेस्को में शामिल है या जो बहुत ज्यादा फेमस है उन पर ही नहीं संज्ञान लेती। जो कम फेमस है, जहाँ पे कम लोग जाते हैं बट वो हिस्टोरिकल और सांस्कृतिक एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ये संज्ञान लेती है। तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम प्रसिद्ध स्थलों पर भी संज्ञान लेती है। ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच ये हर 2 साल में अपना वॉच लिस्ट जारी करती है, जिसमें ये बताती है कि ये स्थल है जिनमें ये समस्या हो रही है, उसका रीजन ये है। तो कितने ईयर में करती है, हर 2 साल में। अगर पहली बार की बात करें तो इसने पहली बार अपनी वॉच लिस्ट 1996 में जारी किया था, तो 1996 में अपनी पहली वॉच लिस्ट जारी की थी। संकटग्रस्त स्थलों की सुरक्षा करती है, ये जो भी स्थल है जो कि सुरक्षित नहीं है या खतरे में है उनकी सुरक्षा करती है। हाँ, किसके माध्यम से, वॉच के माध्यम से, ठीक है। उसकी एक पूरी सूची बनाती है और एक ग्रुप अपना बनाती है और लोगों से कहती है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये भारत आती है और भारत में आकर ये बोलती है कि ताजमहल पर खतरा है, तो वहां के ही जो नियरेस्ट लोग होंगे या जो वहां के कम्युनिटी एक बनाएगी, वहां से बोलेगी कि आप ध्यान इन पर रखिए और हमारा सहयोग तो है ही। तो इस तरह से काम करती है और समर्थन को बढ़ावा देने के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छा सा इसको वो करती है, इस पर इसका सुरक्षित करती है। अगर बात करें स्थलों को खतरा तो क्यों होता है, तो वो कौन कौन सी पर देती है। एक तो उपेक्षा यानी कि पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है ना, नेग्लेक्ट करने की वजह से वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जर्जर हो गया, उसकी मतलब फिर से मरम्मत नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा बर्बरता मतलब अगर आप देखें अभी पहाड़ों पे तो आजकल टूरिस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टूरिस्ट हर जगह जाने लगा है, हर 2-3 महीने वो घूम कर आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो हमारा नेचर है उसको कहीं ना कहीं हम पुश कर रहे हैं। हर चीज अपने जोन में रहना पसंद करता है, जैसे हम ही हैं, अपने घर में रहते हैं जो हम एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, पर हमारे घर में कोई आ जाता है तो हम उस तरह से ओपन होकर नहीं रह पाते हैं, थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसी तरह से जो हमारा ये अर्थ है, हमारी जो माउंटेन्स हैं, है ना, जो भी है हमारी रिवर्स हैं, हमने इतना ज्यादा जाकर अभी देखिए आप पहले के जमाने में देखिए रिवर्स कितनी साफ रहती थी, अब रिवर्स में लोग एक जाने का बस बहाना बना लिए। नहाना चाहिए, माता है, हम पूजते हैं, सब चीज अच्छी है, पर उस पर इतना प्रेशर ना बनाओ और जाओ भी तो नहाओ। उस पर क्या करते हैं, गंदगी फैला रहे, कहीं पूजा करने के चक्कर में है। आप मंदिरों की व्यवस्था देखिए कि आप यहाँ मंदिर है और मंदिरों में आप जाते हैं, देखते हैं लोग जल चढ़ा रहे हैं और पीछे पीछे इतने कचड़े पड़े हैं, धूप बत्ती जला रहे उसका कचरा पड़ा है, तो क्या फायदा आपके ऐसे मंदिर में जाने, क्योंकि आप मंदिर में जाके कचरा ही फैला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना वहां की जो लोकेलिटी है, कचरा बढ़ा रहे हो, है ना। उससे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट को साफ करना पड़ रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भाई डंप करेगी ही खतरे को, वो कचड़े को, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका भी पैसा वेस्ट हो रहा है। तो हर तरीके से हम परेशान कर रहे हैं। ह्यूमन को कंट्रोल करना चाहिए, कम ही जाए। ठीक है, आपने एक बार दर्शन कर लिया,
चले जाइए, दर्शन करिए, सब कुछ करिए, है ना, घूमने जाना है एक बार चले जाइए, पर बार बार जाने का मतलब है कि आप उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो। आपके घर पे कोई डेली डेली आए तो आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तो वही यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ठीक। और सशस्त्र संघर्ष, जैसे मान लीजिए कि वॉर्स वगैरह चलती रहती है, अभी आप देख ही रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन का, यूक्रेन और रशिया का, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तोपें चल रही हैं, गन चल रही है, तो उसमें से जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं, जो भी गैसेस निकल रही हैं, वो एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं खराब ही तो कर रही हैं। दूसरी बात हो गया वाणिज्यिक विकास, इतना ज्यादा हम लोगों ने औद्योगिक विकास कर दिया है, फैक्ट्री बना ली, नई नई मशीनें आ गई हैं, और जिसकी वजह से वाटर वेस्टेज भी हो रहे हैं, गैसेस निकल रही हैं, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को खराबी तो कर रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं जिसकी वजह से डिजास्टर्स हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे फ्लड्स आ रहे हैं, है ना, कितने फ्लड्स आने लगे, ड्रॉट्स की समस्या होने लगी। आपने देखा होगा ठंडियों में उतनी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमें एक प्रॉपर कूलिंग वाला वो मिल नहीं रहा। गर्मी में कितनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये सब किसकी देन है, सबका रीजन मानव है। मानव एक अच्छी चीज, अच्छा है, सब कुछ कर सकता है, पर मानव ने क्या किया है, त्रस्त कर रखा है। तो मानव को ये समझना चाहिए कि विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए, पर सब उससे ज्यादा अपनी सोच को विकसित करना इंपॉर्टेंट है। आसपास में टीवी, फ्रिज, चंद्रमा पर जाना ये विकास नहीं, मुझे लगता है आप अपने मेंटल लेवल को, स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को विकसित कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समस्या है, ठीक है। तो WMF का क्या काम है, उसकी स्थापना वगैरह सब हमने जान लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि WMF का क्या कार्य है, और अगर WMF से क्वेश्चन आएगा तो आप अब कर सकेंगे। चलिए आगे जानते हैं। तो WMF की वॉच लिस्ट की अगर बात करें तो एक सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि जो नए अंतरिक्ष युग में मानवता के अधिक हस्तक्षेप के कारण जो चंद्रमा है उसके 90 साइट्स, चंद्रमा के जो 90 साइट्स हैं वो सब के सब नष्ट होने वाली हैं, ऐसा प्रेडिक्शन WMF ने किया है। और इन सभी को इसने क्या किया है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। 2025 की वॉच लिस्ट में इसने ऐड कर लिया है। अब उस पर ध्यान देगा कि क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या क्या किया गया ऐसा चंद्रमा पे जो हो रही है, तो जो प्रॉपर एक ब्यौरा बना लेगा, फिर वो उसकी स्ट्रेटेजी बना के मैनेज करके फिर वो हमारे सामने लेकर आएगा। इसके अलावा इसमें ट्रैंक्विलिटी बेस को भी शामिल किया गया है। ट्रैंक्विलिटी बेस जहां पर मानव पहली बार जब अपना कदम रखा था तो वो एक बेस क्रिएट हुआ है, तो उसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा फंड ने लैंडिंग साइट स्पेस यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बताइए किस देश से हैं और ये कौन से मिशन के द्वारा गए थे चांद पर, कि बूट प्रिंट और अपोलो 11 मिशन की 100 से अधिक कलाकृतियों को शामिल किया है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बूट प्रिंट और 100 से अधिक जो अपोलो मिशन था उसकी कलाकृतियों को भी इसने वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो वॉच लिस्ट में क्या क्या है ये देख लिया। अब हम जानेंगे थोड़ी देर बाद कि इसमें कौन कौन सी साइट्स को शामिल किया है जो कि डिक्लेयर कर दिया है कि ये खतरे में पूरी तरीके से, इसको तभी वॉच कर रहा है, पर साइट कौन कौन सी उस पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले जानते हैं चांद पर खतरा। हाँ, पहले देखते हैं कि WMF चीफ ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेनोडिक्ट डी मोंटलाउर ये क्या है, ये WMF के अध्यक्ष हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि चांद हमारे दायरे से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि चांद हमारे दायरे से बहुत दूर है लगभग, लेकिन जब से मनुष्य अंतरिक्ष में अधिक से अधिक जाने लगा है तब से क्या हो रहा है कि चांद पर खतरा उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया है। और यही टाइम है कि हमें खुद को संगठित करना है, यही समय है कि हमको एक तरीके से जुड़कर इसके लिए काम करना है और उसको सुरक्षित करना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि चंद्रमा की सांस्कृतिक रक्षा का भी महत्व है, क्योंकि सिर्फ वो एक प्लैनेट सैटेलाइट नहीं है, उसके अलावा वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ये हमारे लिए महत्व भी है क्योंकि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आगे की जो पीढ़ियां है वो तो आएंगी। तो उनके लिए आपने NCERT, अगर आप NCERT पढ़ते होंगे तो NCERT की 6th और 7th की बुक है ज्योग्राफी की, उसमें लिखा है कि संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही यूज करें और बचा के रखें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो भावी पीढ़ी के लिए हम बचा के क्या रखेंगे, सब खराब करके चले जाएंगे, कोसेंगे हमें कि कुछ नहीं बचा कर रखा हमारे लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग के दौरान चंद्रमा के सांस्कृतिक महत्व की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने की बात की है। तो उन्होंने कहा कि इसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहिए और एक ऐसा टूल बनाना चाहिए जिससे सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। चंद्र विरासत की सुरक्षा, चंद्र विरासत की सुरक्षा अंतरिक्ष में निजी और सरकारी गतिविधियों से होने वाले नुकसान को रोकेगी ताकि कलाकृति भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए जो देश है वो भेजता है
है ना, उसमें गवर्नमेंट्स का रोल होता है, पर कुछ लोग होते हैं जैसे एलन मस्क वगैरह, वो लोग क्या करते हैं अपना खुद का बना लेते हैं और भेजते हैं। तो इसमें निजी और सरकारी दोनों तरफ की गतिविधियों को रोका जाएगा, है ना, कि ह्यूमन और रोबोटिक दोनों जो भी जा रहे हैं उसको रोका जाए, उससे संरक्षण किया जाए। रोबोटिक और मानव गतिविधियों के अनुसार समस्या बढ़ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी जो नासा का आर्टेमिस मिशन है वो जाने वाला है, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि उस पर भी हम देखेंगे और कहीं इससे भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, तो उस पर परियोजना बना रहे हैं। उन्होंने तो बना लिया कि हम भेजेंगे आर्टेमिस मिशन, पर ये लोग देख रहे हैं कि देखते हैं कि किस तरह से क्या किया जाए कि भेजा भी जाए और परेशानी ना हो। तो ये WMF के चीफ ने स्टेटमेंट दिया है। अब देखते हैं कि खतरा, तो धरोहर को बचाने की अपील उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि कैमरे द्वारा चंद्रमा पर उतरने की घटना को टेलीविजन पर कैद करना, उन्होंने कैद किया चंद्रमा पर उतरने की घटना को टेलीविजन में, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल तो हो रहा है ना, वो अपने कॉन्शियस में कहाँ हो रहा है, वो प्रॉब्लम है थोड़ा तो होगा ही ना, ठीक। अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन द्वारा छोड़ी गई स्मारक डिस्क, है ना, डिस्क वगैरह जो वहां पर छोड़ी गई है, तो उसका ये भी पता लगाना है कि क्या वो डिस्क से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सैकड़ों अन्य वस्तुएं इस विरासत के प्रतीक हैं। हम मानते हैं कि ये सब जो वस्तुएं हैं ये प्रतीक हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा तेजी के चक्कर में जो हमारे ये प्रतीक बने हुए विरासत के वो भी नष्ट कर दें। तो इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए, मिलकर करनी चाहिए, इस पर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए जैसे कि हम बचाएं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या किया है, लोगों से अपील की है कि आप सब लोग संज्ञान लीजिए और सभी का ये दायित्व है, तो सब लोग मिलकर क्या करेंगे, इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी साइट्स है, कौन कौन सी साइट्स को शामिल किया गया है। तो नए स्थलों का समावेश 2022 के बाद पहली बार सूची में निम्नलिखित स्थलों को शामिल किया गया है। तो वह कौन सा है, तो एक आपका कोपाक नान है जो कि प्री हिस्पैनिक इंडियन सड़क प्रणाली है। तो कौन सी है ये, कोपाक नान। फिर तुर्की में आतंकिया स्थान है जो कि भूकंप से क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा जापान में नोटो प्रायद्वीप जो कि भूकंप से प्रभावित है। तो आपसे पूछ सकता है तुर्की में आतंकिया और जापान में नोटो प्रायद्वीप WMF की लिस्ट में अभी शामिल है स्थल में, तो ये बताइए ये किससे प्रभावित क्षेत्र है, तो ये भूकंप से प्रभावित है। इसके अलावा पूछ सकता है कि नोटो प्रायद्वीप जो है आपका ये किस देश में है, नोटो प्रायद्वीप। आपको क्वेश्चन याद होगा अगर UPPCS 2020 का, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है होंगशू किस देश का है, तो आप बता सकते हैं। तो नोटो अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो आप बता लेंगे कि ये जापान का है। इसके अलावा जो संघर्ष और जलवायु संकट से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको भी ये शामिल करता है। जैसे कि ये क्या करता है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उनसे अगर प्रभावित क्षेत्र उनको बताता है, जलवायु से प्रभावित क्षेत्र उनसे बताता है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं, डिजास्टर से, वो सबका अलग अलग ब्यौरा देता है कि ये क्षेत्र किस किस वजह से प्रभावित है। तो जैसे अब यूक्रेन और गाजा का देख लीजिए, है ना, आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो वो क्या एक तरीके से संघर्ष ही तो है, वार है ना। और इसी तरह से आप इनका देखिए, इजराइल का और गाजा का, इन लोग भी आपस में लड़ रहे हैं बेवजह का। शांति कर लो, समझौता कर लो, क्यों लड़ना है, बस वही है, समस्याएं चल रही हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको भी शामिल किया, क्योंकि वहां पर पब्लिक जो है, पब्लिक तो परेशान हो ही रही है, जो वहां की साइट्स है उसका भी तो सर्वनाश हो रहा है, तो उसको ये शामिल किया है। और जलवायु संकट से प्रभावित स्थल को भी शामिल किया है, तो वो कौन सा है, तो अफ्रीका का स्वाहिली तट। अब पूछा जाए कि जलवायु संकट से प्रभावित क्षेत्र को अभी हाल ही में WMF ने शामिल किया है, वो कौन सा स्थान है, यह पूछ सकता है। स्वाहिली तट अभी चर्चा में था, ये क्या है, कहाँ का स्थान है, तो बताएंगे आप अफ्रीका के स्वाहिली तट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं UPPCS वगैरह में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में था, न्यूज में था। तो आप लोग इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे याद है कि ला नीना पूछा था कि चर्चा में, अभी हाल ही में चर्चा में था, ला नीना क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे। और इसके अलावा केन्या में लामू ओल्ड टाउन और फोर्ट जीसस जैसी जगहों को शामिल किया गया है, जो कि कैसे रिलेटेड है, जलवायु संकट से। इसके अलावा मोजाम्बिक द्वीप आप बताएंगे ये कौन से देश से रिलेटेड है, मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको भी शामिल किया गया है, क्यों, तटीय कटाव के खतरे के कारण। तो ये हमने देख लिया WMF की साइट्स, अभी थोड़ी सी और लिस्ट है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा इजराइल और गाजा में जो युद्ध है उसको भी शामिल किया ही है, मैंने आपको बता ही दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो गाजा का ऐतिहासिक शहर
ढांचा है वो तबाह हो रहा है, तो उस पर इन्होंने संज्ञान लिया। और अल्बानिया में ड्रीनो घाटी रूढ़िवादी मठ जिसको बोला जाता है, ड्रीनो घाटी की रूढ़िवादी मठ, जिस पर लोगों का आना जाना इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जो कि प्रॉफिटेबल मतलब पर्यटन लाभ से तो बढ़िया है कि लोग आ जा रहे हैं, तो एक तरीके से उनका पर्यटन लाभ हो रहा है, उनकी इनकम भी हो रही है, पर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है अपनी क्षमता के कारण। जैसे मान लीजिए एक नाव है या एक कार है, अब एक कार में 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, पर आपने 8 लोगों की बैठा ली तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और भीड़ भाड़ के कारण चिंताएं बनी है, तो जो चीन के बौद्ध ग्रोटो स्थल है मौजिशान और युगांग, इनको भी शामिल किया गया है। और मैजिशान और युगांग ये किस देश का है, चीन का, तो इसको शामिल किया गया है। क्यों, भीड़ भाड़ के कारण, क्यों यहाँ पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ रही है, तो इस वजह से इसको शामिल किया गया है। 2022 की सूची में किसको किसको शामिल किया गया है, तो ब्राजील में मोंटे एलेग्रे पार्क को शामिल किया गया है, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल गुफा चित्रकला, जो प्राग ऐतिहासिक काल था तो उस टाइम का गुफा की जो चित्रकला है उसको शामिल किया गया है। तो ये कहां पर है, ब्राजील में मोंटे एलेग्रे पार्क के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला गुफा पाई जाती है। इसके अलावा मैक्सिको में टियातिहुआकान ये भी पाया गया है, जो कि एक खंडहर है, इसका नाम क्या है, एस्टेक। इसके अलावा टेक्सास में गर्सिया पॉस्चर, जो कि फ्री कोलंबियाई पुरातात्विक स्थल है। तो टेक्सास में जो गर्सिया पॉस्चर है, जो कि फ्री कोलंबियाई आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो इसको भी शामिल किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सभी को शामिल करता है। तो आपने देखा कौन कौन सी साइट को शामिल किया गया है और क्या क्या उसके पीछे का रीजन है, भूकंप, जलवायु परिवर्तन या भीड़ भाड़, उसको भी इन्होंने बता दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब और एक चर्चा हो रही है कि जो अभी हाल ही में स्पेसएक्स और आर्टेमिस मिशन जो है नासा का, वो जाने वाला है, तो उसको लेकर भी अब एक चिंता बढ़ रही है कि ये जा रहा है कैसे काम होगा। तो उस पर देखा जा रहा है कि अभी फ्लोरिडा ने एक स्पेसएक्स रॉकेट जो कि निजी चंद्र लैंडर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चिंता हो रही है कि ये जाएगा तो पता ही क्या होगी, क्योंकि अभी तो पता ही चल रहा है कि चंद्रमा पर खतरा मंडरा रहा है। और नासा ने भी अपना आर्टेमिस मिशन भेजने की योजना कर रहा है, तो जिससे कहीं ना कहीं चांद पर फिर हस्तक्षेप होगा, जो कि उसके लिए हानिकारक है। चंद्रमा के अलावा जलवायु संकट और पर्यावरण से संबंधित जो भी साइट क्षतिग्रस्त है उन सब पर WMF संज्ञान लेता है। तो ये चंद्रमा के अलावा जलवायु संकट और जो भी साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त, उन पर ये संज्ञान लेता है। और इन दोनों का फिलहाल का अभी टेंशन बना हुआ है कि ये अभी जाने वाले हैं या जा रहे हैं, तो क्या समस्या होंगी, तो उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। ये देखिए, ये चांद पर जाकर झंडा लगाकर हम आते हैं और ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस होता चला जा रहा है, ठीक। चलिए, अब हमने सारी चर्चा कर ली, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। वैसे तो चंद्रमा के बारे में आप सभी को पता ही होगा, पर फिर भी हम थोड़ा सा चंद्रमा पर डिटेल लेते हैं। तो अगर बात करें पृथ्वी से, हम जिस पर रहते हैं उसको पृथ्वी बोलते हैं, यानी कि अर्थ। तो अर्थ से अगर दूरी की बात करें तो 3,84,000 लगभग इसकी दूरी मानी जाती है। 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी बताई जा रही है। अगर हम आकार की बात करें तो जिसका आकार होता है चंद्रमा का, वो पृथ्वी के 1/4 व्यास होता है ना। चंद्रमा का जो व्यास होता है लगभग 1/4 होता है। और किलोमीटर में कितना है, 3,474। तो किलोमीटर में कितना है, 3,474। अगर हम बात करें इसके गुरुत्वाकर्षण बल की, तो पृथ्वी का ये 1/6 यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर होता है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है, 1/6 हिस्सा है। कच्ची अवधि की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा हर 27.3 दिन में करता है। ये परिक्रमा करता है ना, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये कितने दिन में करता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, हर 27.3 दिन में करता है। इसके अलावा अगर घूर्णन की बात करें तो चंद्रमा अपनी ही धुरी पर घूमता है, ठीक है। 27.3 दिन में एक बार घूमता है। और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखता है, तो आपका साइंटिफिक रीजन है क्योंकि चंद्रमा अपनी ही धुरी पर घूमता है और साथ ही साथ वो क्या करता है, धरती का भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा के जो चरण होते हैं तो वो 8 चरण होते हैं, है ना। चंद्रमा अपने 8 चरणों से गुजरता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, वहां पे डायग्राम्स बने होते हैं इस तरह से, अर्ध, हाफ,
फिर ऐसे हाफ, फिर फुल, ऐसे करके वो 8 चरणों से गुजरता है। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। तो उसमें जैसे कि नई चंद्रमा, प्रथम तिमाही, पूर्ण चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, अंतिम तिमाही शामिल होता है। इसके अलावा अगर उसकी सतही विशेषता की बात करें तो इसमें विशेष समतल क्षेत्र पाए जाते हैं जिसको मारिया बोला जाता है। तो जो चंद्रमा पर समतल क्षेत्र पाया जाता है उसको मारिया बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ियां, गड्ढे और पर्वत होते हैं। गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि इसमें माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ इसके अंदर समा सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर क्रेटर्स पाए जाते हैं और गड्ढे होते हैं। और अगर चर्चा करें हम तो और इसमें पाया जाता है वायुमंडल की कमी होती। चंद्रमा का कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ना तो मौसम होता है और ना ही श्वसन योग्य हवा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हवा वगैरह नहीं है। इसमें तापमान का भी उतार चढ़ाव होता है। रात में तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और दिन में थोड़ा कम रहता है। तो अगर रात की बात करें तो लगभग 173 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होता है, और अगर दिन में बात करें तो 127 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो आप देख रहे होंगे कि फ्लक्चुएशन है दिन और रात में। और पृथ्वी पर चंद्रमा का अगर प्रभाव की बात करें तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अपना गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर आवधिक सतही जल जो है ऊपर उठता है या पीछे जाता है, उतार चढ़ाव पानी का होता रहता है। और जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, जिस दिन या तो पूर्णिमा या अमावस्या होती है, उस दिन सबसे ज्यादा ज्वार होता है। तो सबसे ज्यादा ज्वार कब होता है? जब ये तीनों एक लाइन में अपना, क्योंकि चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उस दिन धरती पर सबसे ज्यादा ज्वार होता है। और जनरली ये दिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। पहला चंद्रमा लैंडिंग की बात करें तो अपोलो 11 मिशन है ना, 20 जुलाई 1969 को किया गया था। तो पहली बार चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति कौन सा? ठीक है, तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। और ये कौन से मिशन के द्वारा गए थे? अपोलो 11 मिशन, जो कि आपका अमेरिका का मिशन है। कब गया था? 20 जुलाई 1969 को। अगर इसकी संरचना की बात करें तो मुख्य रूप से ये सिलिकेट चट्टानों से बना है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखिए यहीं से कितने क्वेश्चन है ना। स्टेटमेंट में अगर आप बीपीएससी वगैरह देंगे तो बीपीएससी में तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना। स्टेटमेंट आपको दे देगा कि चंद्रमा जो है वो सिलिकेट का बना है। ठीक, पहले ये दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि नंबर 1, फिर नंबर 2 में कह देगा कि जो चंद्रमा है वह 7 चरणों से गुजरता है। तो एक आपका सही है, दूसरा ये आपका गलत है। फिर नीचे दे देगा 1 और 2 या ओनली 1 या ओनली 2, तो ओनली 1 आपका हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन देता है। पानी की कमी बताई जाती है चंद्रमा की। कहा जाता है कि सतह पर पानी की कमी है, पर सांकेतिक रूप से जो उसके गड्ढे होते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि ये क्रेटर का काम करती है, तो वहां पर बर्फ की जो परत है वो जमी होती है, और अगर बर्फ को आप मेल्ट कर ले तो वो पानी का फॉर्म हो जाता है। तो ये बोला जाता है सांकेतिक रूप से पानी है। अभी हम उतना समझ भी नहीं पाए, मानव है, मानव कहीं ना कहीं प्रकृति जो है मानव से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। हमारी उतनी बुद्धि, हम कोशिश करते हैं, हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मानव अगर यूनिवर्स के बाद अगर कोई चीज पावरफुल है तो वो मानव ही है, पर फिर भी हम यूनिवर्स के अंदर आते हैं तो यूनिवर्स हमसे कहीं ज्यादा बियॉन्ड है, हमारी सोच से ज्यादा। तो अभी हम बस खाली इतना ही पता कर पाए कि जो गड्ढे हैं उसमें जल, बर्फ के संकेत मिले हैं, पर एक्चुअल में पानी कहाँ है, किस तरह है, ये हमें नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें बनाया, उसको बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि वो परेशान करने पे आ गए तो हमें कोई जगह ही नहीं मिलेगी, ये पूरा संसार उसी का है। तो ये हो गया। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति है उसके पीछे एक थ्योरी है, जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ये बोला जाता है कि एक बार मतलब चंद्रमा जो था वो एक अलग प्लेनेट था, और चंद्रमा और पृथ्वी जा रहे थे और आपस में टकरा गए, और चंद्रमा के टकराने की वजह से जो उसका मलबा निकला, उसी से ही चंद्रमा जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, और तभी से वो सबसे नियरेस्ट हो गया, बच गया। इसी वजह से वो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट बनकर रह गया। ये थ्योरी है, कितनी सच है कितनी झूठ, वही मैं कह रही हूँ बार बार कि बियॉन्ड द साइंस होती है कुछ चीजें जो हम नहीं समझ सकते हैं। तो ये थ्योरी मानी जाती है, और यही क्वेश्चन पूछता भी है कि चंद्रमा पृथ्वी से टकराया और एक मंगल आकार के पिंड से उत्पन्न मलबे से बना था, जो अरबों साल पहले हुआ था। तो ये पूछ लेता है कि ये कौन सा सिद्धांत है ना, किस वजह से ऐसा माना जाता है, तो आप ये आंसर बता सकते हैं।
इसके अलावा ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरी न्यूज आपको समझ में आ गया होगा। जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम, और मैंने आपको भी यूनेस्को के बारे में बताया था, तो यूनेस्को का मैंने एक वीडियो बनाया है, असम वाला जो आप वीडियो है मेरा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसमें अब मैंने ब्रीफली बताया है कि यूनेस्को क्या है, तो आप जाकर एक बार लिस्टिंग चेक कर लेंगे तो भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को की लिस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। अब चलिए अब मूव ऑन अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है। तो अंतरिक्ष में बर्फ से ठंडी हुई धारा, या ग्रहण सिद्धांत, या विशाल टक्कर सिद्धांत, या ग्रहों के संगठन सिद्धांत। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका पहले आंसर आएगा उसको मैं टैग करूंगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी आपको लगी है तो ये हमारा CUET 2025 का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड्स के सारी ही क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपके लैंग्वेज है ना, और इसके अलावा डोमेन ह्यूमैनिटी की जो भी डोमेन सब्जेक्ट है उसकी भी क्लासेस, MCQ और जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर हमें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको डिटेल लेनी है तो 8882608880 पर आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम ID, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर लाइक करें, और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपको क्लास कैसी लगे और कौन सा लेक्चर आप नेक्स्ट चाहते हैं, उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।